हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 करेंगे। और आप सबको पता है, ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आपको 3 मॉड्यूल्स के रिलेटेड करवा रहा हूँ। वन इज़ योर कंप्यूटर, सेकेंड इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड वन इज़ मैथमेटिक्स। एंड दिस इज़ फॉर योर FAA एग्जामिनेशन। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स आपने अभी भी नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। दिस इज द मॉक टेस्ट शेड्यूल फॉर योर FAA एग्जाम। अगर आप अभी भी इन मॉक टेस्ट को देना चाहते हो, आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ अवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्म वायरस। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वर्म वायरस की। मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इट प्रोपागेट्स थ्रू इंटरनेट एंड ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। आपको बताना है SCSI की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब ये SCSI किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट सेंड्स डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द टर्म ए रेफर्स टू। आपको बताना है ये ए किस चीज को रेफर कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर हम अपने कंप्यूटर्स की बात करेंगे, जनरली हम अपने मेमोरी को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्टीशंस। लेट अस से मैं सी ड्राइव की बात करूंगा। सी ड्राइव के अंदर हमने कुछ फोल्डर्स बना के रखे हुए होते हैं, ठीक है। लेट अस से एक फोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है प्रैक्टिस सेट, और इसके अंदर हमने कुछ यू कैन से फाइल्स रखी हुई है। तो इस ओवरऑल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले सी ड्राइव में जाओ, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको फाइल्स मिल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं, पाथ, ठीक है। और अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे ना, तो वहां पे हम इन्हीं फाइल्स और फोल्डर्स को बोलते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। और ये डायरेक्टरी जहां से स्टार्ट हो रही है, ये डायरेक्टरी, ये पाथ कहां से स्टार्ट हो रही है, सी से, तो इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। सेम क्वेश्चन हमें यहां पे पूछा गया है, ये स्टार्टिंग है पाथ की। आपको बताना है इस ए को हम यहां पे क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, रूट डायरेक्टरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज हम सबको पता है इट इज अ प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS भी है प्रोपराइटरी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओपन BSD। और BSD की फुल फॉर्म क्या है, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो फ्री BSD है, इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस ओनली। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ग्रुप खाली ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस को कंटेन कर रहा है। मैं आंसर पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, JPG, GIF and BMP. These are all examples of graphical file extension.
अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म्स। जेपीजी जो है इसको आप जेपीईजी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लाइकवाइज अगर मैं जीआईएफ की बात करूंगा, जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या आती है, ग्राफिक्स, एक बार ये लिख लेते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जेपीईजी की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। जीआईएफ की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सेम तरीके पे अगर मैं बात करूंगा बीएमपी की, बीएमपी क्या है, इट स्टैंड्स फॉर बिटमैप, बिटमैप। और बीएमपी क्या है, इट इज अ फाइल फॉर्मेट, और यू कैन से इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ जूमिंग अ स्क्रीन इन MS Word 2007 इज। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 500%। बट इफ आई टॉक अबाउट MS PowerPoint, MS PowerPoint 2007, वहां पे जूम परसेंटेज कितनी है, 400% ओनली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ एडोब। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा को फाउंडर है एडोब का। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, जॉन वॉर्नॉक। और ये किस साल में बनाया गया था, इन 1991 में एडोब की बात कर रहा हूं। और एडोब ने ही क्या बनाया है, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि आपके सिलेबस में है। और इसी पैटर्न पे आपको बाकी नाम यहाँ पे जो है इनकी इन्वेंशंस बतानी है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा वॉन न्यूमैन की, इसने क्या दिया है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया है। आप मुझे बताओगे एलन ट्यूरिंग की इन्वेंशंस क्या है, एलन ट्यूरिंग किसके लिए जाना जाता है, और जॉन मैकार्थी किसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड इफेक्ट्स टू अ वेब पेज। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज को इफेक्ट्स देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, DHTML। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर से बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। करो कमेंट सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच कंप्यूटर्स मेमोरी कंटेन्स द सिस्टम्स बूट सेक्टर फाइल्स। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 मेमोरीज, इनमें से किस मेमोरी में कंप्यूटर की बूट सेक्टर फाइल्स को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, रोम। और रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और बूट सेक्टर फाइल्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा आता है आपका, बायोस, ठीक है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बात करते हैं कंप्यूटर मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश इज एन इंपैक्ट प्रिंटर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी एग्जांपल है इंपैक्ट प्रिंटर की। और इंपैक्ट प्रिंटर का क्या मतलब है, जहां पे प्रिंटर का रिबन टच करता है डायरेक्टली पेपर के साथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। और एग्जांपल कौन सी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वाइल एज अगर मैं लेजर प्रिंटर की बात करूंगा, इंक जेट प्रिंटर की बात करूंगा, दे आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। अब इंपैक्ट प्रिंटर की बाकी एग्जांपल्स फिर से आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में।
करो सभी कमेंट। तो होपफुली कंप्यूटर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेट अस टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर 11, और यहां से हमारा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल शुरू हो जाता है। डैश कंसिस्ट इन ड्राइंग वर्टिकल लाइंस, ईच वर्टिकल लाइन बीइंग इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है हम किस डायग्राम में वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं और हर एक वर्टिकल लाइन बराबर होती है फ्रीक्वेंसी के। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, लाइन डायग्राम। समझो इस पॉइंट को। लेट अस से अगर मैं एक क्लास ले रहा हूं, फर्स्ट क्लास, और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 10। और यहां पे मैं ले रहा हूं सेकंड क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी है लेट अस से 15। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम, तो लाइन डायग्राम मैं इसकी यहां पे बना लेता हूं। क्लास कौन सा है, एक है फर्स्ट और दूसरा क्या है सेकंड, और यहां से मैं लूंगा फ्रीक्वेंसी लेट अस से 5, 10 एंड 15। फर्स्ट क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 10, तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा अप टू 10। सेकंड क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं 15, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा अप टू 15। सो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, लाइन डायग्राम, जहां पे हम हर एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्टिकल लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बताना है फॉर पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पहले आंसर मार्क करो, बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है दैट इज सिक्यू। सिक्यू यहां पे मैं लिखूंगा स्क्यूनेस। अगर मैं लिटरल मीनिंग निकालूंगा स्क्यूनेस की, स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। ये भी आप याद रखोगे, डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अब वापस से इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा ग्राफ बन जाता है। और इस वाली कंडीशन में इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन, मीडियन और मोड ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा, इन केस ऑफ पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, फिर से डायग्राम में यहां पे बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम बन जाती है। और इस वाले सिनेरियो में यहां पे आता है मोड, यहां पे आता है मीडियन, और यहां पे आपका क्या आता है, मीन। और इसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बोला, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। एंड इन केस ऑफ नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। मैं यहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, बट ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, और इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, मीन, यहां पे आता है मीडियन, और यहां पे क्या आता है, मोड। तो मीन क्या होता है, लेस देन मीडियन, वो होता है लेस देन मोड। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी जगह नोट डाउन करके रखोगे, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 13।
In dash method, the comparisons are made with immediate past या preceding year and accordingly the data are relatively homogeneous. आपको बताना है वो कौन सा मेथड होता है जहां पे हम करंट ईयर के प्राइसेस को या करंट ईयर की क्वांटिटीज को इमीडिएट पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं या प्रीसीडिंग ईयर के साथ कंपेयर करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, चेन बेस्ड मेथड. चेन बेस्ड मेथड में हम करंट ईयर के प्राइसेस को, करंट ईयर की क्वांटिटीज को प्रीवियस ईयर के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. ठीक है. बट चेन बेस्ड मेथड में एक डिसएडवांटेज आ जाती है. इसकी एडवांटेज ये है कि हमें जो रिजल्ट्स मिल जाते हैं वो होमोजीनियस टाइप के होते हैं. बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इन केस ऑफ फिक्स्ड बेस हम क्या करते हैं, हम लेते हैं करंट ईयर और साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, एक बेस ईयर. और जो बेस ईयर हमारा होता है वो 5 साल पुराना, 10 साल पुराना हो सकता है. और अगर हम 10 साल पुराने प्राइसेस को कंपेयर करेंगे करंट ईयर के प्राइसेस के साथ तो कभी कभी हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिलती है. तो दैट इज़ वाई हमें यूज़ करना चाहिए क्या, चेन बेस्ड मेथड. लेकिन चेन बेस्ड मेथड की भी डिसएडवांटेज हैं, इसको कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सेकेंडरी डेटा. आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सेकेंडरी डेटा. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, क्या सेकेंडरी डेटा को ऑब्टेन करना एक्सपेंसिव होता है, द आंसर इज नो. मोर रिलायबल, क्या ये ज़्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी डेटा, नो. कलेक्टेड मोस्टली वाया सर्वेज, क्या हम सेकेंडरी डेटा को सर्वेज से कलेक्ट करते हैं, द आंसर इज नो. सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नॉट ऑलवेज वेरी यूजेबल. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में. अ बैग कंटेन्स 20 टिकट्स मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 20. One ticket is drawn at random. Find the probability that it will be a multiple of 2 or 5. इजी सा क्वेश्चन है. हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर हमने डाली है टिकट्स और उन टिकट्स पे नंबरिंग देके हैं 1 से लेके 20 तक. अब इसी बैग में से हम एक टिकट बाहर निकाल रहे हैं. आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो टिकट हमने बाहर निकाली है वो या तो मल्टीपल ऑफ 2 होगी या तो मल्टीपल ऑफ 5 होगी. तो सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा मल्टीपल्स ऑफ 2. मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने नंबर्स ऐसे हैं फ्रॉम 1 to 10 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2. आप सिंपली करोगे टोटल नंबर्स कितने हैं 20 डिवाइड आप इसको क्या करोगे 2 से, क्योंकि आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 फाइंड करना है यहाँ पे. और इसका आप क्या लोगे, फ्लोर वाला वैल्यू. क्यों लोगे फ्लोर वैल्यू, बिकॉज अगर लेटर से नंबर्स होंगे 1 से लेके 21 तक भी, और यहाँ पे अगर आपको कोई बताएगा कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 21 तक जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो आप क्या करोगे 21/2 और इसका क्या लोगे फ्लोर वैल्यू. तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 10.5 और फ्लोर वैल्यू अगर मैं इसका लूंगा तो वो क्या आ जाएगा 10. आप चेक भी कर सकते हो 1 से लेके 21 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, दैट विल बी 10 ओनली. होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं फ्लोर वैल्यू यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ. यहाँ पे तो ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो इस वाले केस में तो हमें वैसे भी टेंशन नहीं है. तो दिस विल बी इक्वल टू 10. ये मैं मानूंगा हमारा कोई सेट ए, ठीक है, या मैं मानूंगा ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है. लाइकवाइज अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मल्टीपल्स ऑफ 5 को. हमें देखना है 1 से लेके 20 तक कितने नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 5 है. कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर्स कितने हैं 20 डिवाइडेड बाय हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 कैलकुलेट करना है. फ्लोर वैल्यू फिर से लेंगे तो क्या आ जाएगा 4. ये मैं कंसिडर करूंगा हमारा कोई इवेंट बी, तो इसको मैं मानूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम आ रही है दैट अगर आप देखोगे 10 and 20, 10 जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 भी है और 20 जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 भी है और 5 भी है. ठीक है. तो 10 को हमने यहाँ पे भी एक बार काउंट किया होगा और यहाँ पे भी एक बार काउंट किया होगा, तो इनको हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो वो माइनस हम किस तरीके से कर सकते हैं, दैट माइनस कैन बी डन बाय समथिंग लाइक दिस. मैं यहाँ पे निकालूंगा मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 5.
तो कितने होंगे जो कि मल्टीपल्स ऑफ बोथ होंगे? आप 2 और 5 का सबसे पहले क्या निकालोगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? टोटल नंबर्स कितने हैं? 20, इसको आप डिवाइड करोगे 10 से। इसका भी आप क्या लोगे? फ्लोर वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा? 2। तो दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी आ रहे हैं और मल्टीपल्स ऑफ 5 में भी आ रहे हैं। हमने इसको यहाँ पे भी काउंट किया, यहाँ पे भी काउंट किया, तो 2 बार काउंट किया। 2 बार काउंट करने के बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 1 बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सबको फॉर्मूला एक पता है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या आया यहाँ पे? बोथ मींस इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आप सबको पता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है यहाँ पे? 10 प्लस, या कार्डिनैलिटी आप इसको बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी वर्ड यहाँ पे यूज करना सही नहीं रहेगा, आप इसको लिख लेना कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है? 4 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर। तो ये वाला वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, फाइनली अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 20। कैंसिलेशन करेंगे, 4 3 आर 12, 4 5 आर कितना हो गया? 20। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। Let us move to our question number 16. The most universally accepted indicator of health status is. आपको बताना है from the given 4 options इनमें से कौन सा मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है हेल्थ स्टेटस का। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब सिंपली होता है अगर किसी भी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा मीन्स दैट उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस उतना ज्यादा अच्छा है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन डैश क्वेश्चंस पॉसिबल आंसर्स आर सजेस्टेड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द क्वेश्चनियर एंड द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू टिक वन ऑफ देम। आपको बताना है वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहां पे पॉसिबल आंसर्स हमें वही से दिए गए हुए होते हैं और रेस्पोंडेंट को खाली टिक करना होता है उन्हीं गिवन ऑप्शंस में से। वैसे क्वेश्चंस को बोला जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इन अ रिपोर्ट ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस इट वाज गिवन दैट आउट ऑफ 500 पर्सन सर्वेड 400 प्रेफर्ड वैरायटी ए, 380 प्रेफर्ड वैरायटी बी एंड 270 लाइक्ड बोथ ए एंड बी। द डेटा इज। हमें यहां पे कुछ डेटा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और टोटल कितने लोगों को सर्वे किया गया था? 500। तो n का वैल्यू हमें यहां से क्या मिल रहा है? बराबर 500। और फाइनली हमें पता चला है दैट 400 लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं वैरायटी ए को। ए कोई वैरायटी है, कितने लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं? 400। लाइकवाइज बी कोई वैरायटी है जिसको 380 पर्सन्स प्रेफर कर रहे हैं एंड ए बी दोनों को कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं? 270। अब आपको बताना है ये डेटा क्या है, इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम यहां पे जल्दी से कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ए अल्फा, यहां से लेंगे बी और बीटा, ठीक है, ये हमारा कंटिंजेंसी टेबल है। यहां पे एन का वैल्यू क्या दिया गया है? 500, वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहाँ ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। तो बी का वैल्यू दिया गया है बराबर 380, ए का वैल्यू दिया गया है 400, वो यहां पे आ जाएगा। और साथ ही साथ हमें ए बी का वैल्यू दिया गया है बराबर 270। ए बी किस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सेल को, ठीक है। अब आपको बताना है ये डेटा क्या है। जल्दी से वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे देखो आप, अगर इसका वैल्यू 270 है, यहां पे मुझे 270 को क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 380 बन जाए? मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा 110। लाइकवाइज 380 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि ये 500 बन जाए? इसको मैं ऐड करूंगा 120। लाइकवाइज
400 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि ये 500 बन जाए, इसको मैं यहां पे ऐड करूंगा 100, ठीक है। और साथ ही साथ 270 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि ये 400 बन जाए, 130 मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। आप देखो आप यहाँ पे 130 को मैं क्या ऐड करूंगा ताकि वो 120 बन जाए, यानी कि यहाँ पे 130 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 130 को मुझे -10 करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, 120 बन जाएगा। एक सेल का वैल्यू हमें नेगेटिव मिल गया। जब भी किसी भी सेल का वैल्यू नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं हमारा डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लीस्ट पॉपुलेशन। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से किस स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिक्किम। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r मेथड और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो होपफुली स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम यहां से बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग ओवर डिस्कशन अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 21। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद आर। आपको बताना है इलाहाबाद वर्ड के लेटर्स को हम टोटल कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। मैं यहां पे वर्ड पहले वापस से लिख लेता हूं, इलाहाबाद, ठीक है। अब आपको बताना है इसी वर्ड के लेटर्स को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वर्ड के लेटर्स को काउंट करोगे, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लिखोगे आप क्या, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब आपको यहां पे देखना है क्या इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा होगा आपको क्या करना है, उसका फैक्टोरियल, जितनी बार वो रिपीट हो रहा होगा उसका फैक्टोरियल लिखना है नीचे डिवाइड में। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है ए बहुत बार रिपीट हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो इसका फैक्टोरियल में नीचे लिखूंगा डिवाइड में, दैट इज 4 फैक्टोरियल। क्या कोई और लेटर यहां पे रिपीट हो रहा है, फिर से आपको यहां पे दिख रहा होगा L 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका भी मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में लिखूंगा। ये आपको एज इट इज चीजें याद रखनी है कि हम इस तरीके के वर्ड्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट हमें इसी फॉर्म में ये ऑप्शंस में दिया गया है, इसीलिए हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। Let us move to our question number 22. The equation of a line passing through a point is. आपको बताना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसके बराबर होती है अगर वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट में से पास हो रही है। लेट दिस बी दैट पर्टिकुलर पॉइंट P having coordinates x1 y1 z1, और यहां से ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। आपको बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। x1 y1 z1 ये क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसके थ्रू ये लाइन पास हो रही होगी। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में ये ए बी सी यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए बी सी यहां पे क्या है, डायरेक्शन व्हाट, बताओ मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट
ए इज इक्वल टू 1 2 1 9 8 9। आपको बताना है इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है। कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन क्या है? सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट यहां पे निकालूंगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ ए से, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? आपको सिंपली सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या रहेगी? 6। और आप एग्जामिनेशन में क्या मार्क करोगे? ए ऑप्शन 6। और जैसे ही आप ए ऑप्शन को मार्क करोगे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? -0.25। क्यों -0.25 मिलेंगे? बिकॉज आपने फिर सेट की डेफिनेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया है। सेट की डेफिनेशन हमें बताती है जो हमारा सेट होता है वो होता है अनऑर्डर्ड, यानी कि ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स जो सेट की होती है वो मैटर नहीं कर रही है। यानी कि आप पहले किस एलिमेंट को लिख रहे हो, बाद में किस एलिमेंट को लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। सेट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होने चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार आ रहा होगा हमें उसको सेट के अंदर 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो 10 बार आ रहा होगा तो हमें उसको सेट के अंदर 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेट का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा तब हमारा ए सेट क्या बनेगा? यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा होगा उसको मैं खाली एक ही बार लिखूंगा। 1 आएगा, 2 आएगा, फिर से 1 आ रहा है क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी एक बार लिखा है, अब मैं इसको दोबारा से नहीं लिखूंगा। 9 आएगा, 8 आएगा, फिर से 9 आ रहा है, वो ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है तो उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसकी कार्डिनैलिटी को फाइंड करोगे क्या रहेगी? द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट विल बी इक्वल टू 4। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। Let's talk about our question number 24. The simple interest on 78,000 at 6.2/3% per annum for 9 months is. हमें यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है और टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंसिपल किसके बराबर आ रहा है? 7800। रेट किसके बराबर दिया गया है? 6/2/3%। 6/2/3% को अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहां पे लिख दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 6 3 हो गया 18 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20/3%। ये हमारी क्या रहेगी? रेट। और टाइम यहां पे क्या दिया गया है? बराबर 9 मंथ्स। अगर इसको मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? यहां पे 12। फिर से आप इसको कैंसिलेशन करोगे, 3 3 9 एंड 3 4 12। सो टाइम पीरियड हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? 3/4। रेट यहां पे क्या बन रही है? 20/3 एंड प्रिंसिपल तो ऑलरेडी दिया गया है बराबर 78,000। अब एसआई की फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी। P क्या है? 78,000। R क्या है? 20/3। और टाइम क्या है? टाइम पीरियड किसके बराबर दिया गया है? 3/4 अपॉन 100। तो डिवाइड बाय 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कैंसिलेशन करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 0 से हो जाएंगे, 2 zeros कैंसिल, 4 1s are 4, 4 5s are हो गया 20। तो यहाँ पे 780 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बारी कर लेते हैं। 7 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 8s are 40, यहाँ पे 4 जाएगा कैरी, 5 7s are 35 प्लस 4 कितना हो गया? 39। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Let's talk about our question number 25. There are 6 points in a plane. एक प्लेन में क्या है? 6 पॉइंट्स, आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। लेकिन इन 6 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। 6 पॉइंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, लेकिन उन 6 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया वो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं लूंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल मैंने कितने पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए? 6। अब आपको बताना है देन द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम दीज 6 पॉइंट्स आर। अब आपको बताना है
हम इन 6 पॉइंट्स की मदद से टोटल कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे 6C2 तो आपका गलत आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, कोलिनियर। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज करोगे। द फॉर्मूला इज NCR प्लस, सॉरी इसमें प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस MCR प्लस 1। ठीक है, वेयर ये जो n हमारा होता है दिस रिप्रेजेंट्स टोटल पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स, और m यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिनियर पॉइंट्स को, कोलिनियर पॉइंट्स को। और ऑब्वियसली r यहां पे क्या रहेगा, r यहां पे रहेगा बराबर 2k। क्यों? क्योंकि हम यहां पे स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप इस फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, NCR माइनस MCR प्लस 1। n का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं 6, m का वैल्यू आ रहा है बराबर 4 नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, और r का वैल्यू क्या आ रहा है बराबर 2। पुट करो वैल्यूज को और आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 6C2 माइनस 4C2 प्लस 1। 6C2 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बराबर 15 के, माइनस 4C2 आता है बराबर 6 के। आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, प्लस क्या आ जाएगा 1। 15 माइनस 6 करेंगे तो 9, प्लस 1 करेंगे तो 10। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन को, टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज ले रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन हमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। आपको बताना है इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं x का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 0 माइनस e रेज टू पावर माइनस 0, वो 0 के बराबर ही होता है, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 0। e रेज टू पावर 0 होता है बराबर 1 के, यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, सॉरी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 1 माइनस 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, और डिवाइड में भी क्या आ रहा है 0। सो ये किस फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। जब भी हमारा क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पावर x की डिफ्रेंसिएशन होती है बराबर e रेज पावर x। फिर आपको पावर को भी डिफ्रेंसिएशन करनी होती है। पावर को जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा x की डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी, 1 के बराबर, प्लस e रेज टू पावर माइनस x की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी e रेज पावर माइनस x। फिर पावर की डिफ्रेंसिएशन माइनस x की अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो वो आ जाएगा बराबर -1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन होती है बराबर 0 के, डिवाइडेड बाय x की डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x, यहां पे बन जाएगा ये माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं लिमिट का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा e रेज टू पावर 0 माइनस e रेज टू पावर 0। e रेज पावर 0 होता है बराबर 1 के, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। लेकिन डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड बाय 1 आ रहा है, तो इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बोलेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, 0। Let us move to over question number 27. Find the value of a if the distance between the points A having coordinates 3a, 4 and B having coordinates minus a, minus 3 is 25. एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3a, 4
और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -a, -3। और इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस दी गई है बराबर 25 के। अब आपको बताना है a का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा। ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे, पहले मैं आपको फ्रेम करके ये दे देता हूँ। दिस विल बी ओवर x1 y1, दिस विल बी ओवर x2 y2। ठीक है, अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होती है, √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25, बिकॉज हमें डिस्टेंस ऑलरेडी देके हैं बराबर 25। अब वैल्यूज को आप यहां पे पुट करोगे और इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको यहां पे x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हमें देखे हैं, इसमें से हमें x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इजी सा क्वेश्चन है, x + y इज इक्वल टू 14, x - y इज इक्वल टू 4। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं डायरेक्टली। माइनस प्लस माइनस, प्लस x और -x आपस में हो जाएगा कैंसिल। ये y + y बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 10। सो y का वैल्यू हमें यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल रहा है, 5 के बराबर। y का वैल्यू जैसे ही हमें 5 मिला, आप देखो y का वैल्यू कहाँ पे 5 आ रहा है, ऑप्शन ए में। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। आप x का भी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमें दिया गया है x + y इज इक्वल टू 14। सो अगर मैं x का भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू x + y के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू 14। x विल बी इक्वल टू 14 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। ये भी मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है। आप इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लेट a एंड b be two possible outcomes of an experiment, and suppose probability of a is equal to 0.4, probability of a union b is equal to 0.7, and probability of b is equal to x. For what choice of x, a and b are mutually exclusive? हमें यहाँ पे दिया गया है a एंड b, जो कि दो पॉसिबल आउटकम्स है किसी एक्सपेरिमेंट के, और कुछ डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर है 0.7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर दिया गया है x के। आपको बताना है x के किस वैल्यू पे ये दो इवेंट्स आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला इसी क्लास में डिस्कस कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूंगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। मॉडिफाई किया मैंने इसको थोड़ा सा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a किसके बराबर दिया गया है, 0.4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b है x, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b है बराबर 0.7। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, विच विल बी इक्वल टू x माइनस 0.3। ये मुझे किसका वैल्यू मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट a एंड b आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको याद रखना है जब भी a एंड b आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b 0 के बराबर होती है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं,
x माइनस 0.3, क्योंकि अभी हमने निकाला, विच विल बी इक्वल टू 0. सो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, व्हाट विल बी दैट विल बी 0.3. सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए. तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे. एंड क्लास को एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स मुझे अपना स्कोर बताएंगे 30 में से आपको कितने क्वेश्चंस आज के सेशन के आ रहे थे. ठीक है. और अगर आपने प्रीवियस सेशंस को अभी तक नहीं किया है तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो. वो सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. क्लास को एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक दिस वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.